लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है? बताइए। हाउ मेनी मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट एट लीस्ट टू मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द लोकसभा? बताइए। अविश्वास प्रस्ताव की बात आपसे पूछी जा रही है। बताइए। यहाँ पे काफी बच्चे गलत भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ 55 सोचेंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन दिया है तो उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे और यही सही भी है। आपका 50 लोगों की जरूरत होती है, तो कभी कभी ये मत लगा देना कि 552 ऐसा समझे और फट से लगा दिए जो है 55। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 50 लोग, ठीक है, समर्थन अनिवार्य होता है। निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का होता है? मतलब जो सत्ताधारी दल है उसी से होगा, ये बताइए। चलो भैया बताओ बाबू, बताइए। आपको पता है ये लोकसभा द्वारा, मतलब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा से ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपके सब मिलाकर, जो कि सत्ताधारी दल का ही होगा, सब मिलाकर समिति कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। यहाँ लिख लीजिए आप, इसमें आपके 30 सदस्य भी होते हैं। तो जल्दी से बताइए भाई, कौन सी बात है उसमें? 30 सदस्य में कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा सर, प्राक्कलन समिति होती है। अच्छा, लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? देखो, कैग ऑडिट की वो ले जाके दे दी भैया प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? संसद के पटल पे ले जाकर रख देंगे। अब वहां से भाई पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको खोजेगी और उसमें जैसे कहते हैं ना घोटाला, वो निकालती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप गलत नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, बिल्कुल शुभम, जेनिफर, बहुत अच्छे। ठीक है बेटा, दोस्तों मित्रों को बुला सकते हैं आप लोग, आइए। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बताइए। भाई ये जितने क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपको यहाँ से मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, बताइए। चलिए, आपको पता है अगर हम बात करें तो 243 के डी में ये सारे प्रावधान किए गए। ऑप्शन नंबर 243 का डी, तो चलो ठीक है। पंचायतों के बारे में अगर देखेंगे, अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो आपका आर्टिकल नंबर 40 आता है। अगर अनुसूची की बात करते हैं तो 11वीं अनुसूची आती है। इसमें एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि विषय कितने हैं? ठीक है, 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, 29 विषय आपके इसके अंतर्गत है। ठीक है, कभी कभी जैसे अभी इसमें तो नहीं, जैसे आप पीसीएस का कैसे पेपर देंगे ना, तो उस 29 विषय के बारे में पूछ लेता है कि ये विषय कौन सा नहीं है। बाकी आपके नॉर्मल पेपर में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, जितने भी वनडे एग्जाम आप दे रहे हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है? बताइए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है? बताइए। बताओ भाई, बिल्कुल बताओ भाई कितने। चलो जल्दी बताइएगा। बताइए। बिल्कुल सर, 2 माह के भीतर। कितने माह के भीतर भाई? 2 माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, चलिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है?
केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? बताइए। रिट, प्रारंभिक, अपीलीय या परामर्शी, किसके अंतर्गत आएगी? बताइए भाई, ये तो आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बताइए। बिल्कुल, पांचवें का भाई आपका बी होता है, ये प्रारंभिक होता है, ठीक है, ये प्रारंभिक इसकी अधिकारिता होती है, ठीक है, आपका प्राइमरली एपिलिएट जिसे कहते हैं आप, ठीक है। चल, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? 9वीं अनुसूची भाई पूछा जा रहा है, बताइए भाई, जवाब दिया करिए, ठीक है। बताइए। आप सभी को पता है पहला जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 का, वो 9वीं अनुसूची और आपको पता है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके, ठीक है, इसको शुरुआत की गई थी, तो आपको ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम है, ठीक, लैंड रिफॉर्म से संबंधित बेसिकली अधिनियम था। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? Which court does the judicial area of the Union Territory of Lakshadweep functions? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? बताओ, बताओ भैया। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोलकाता में भाई आपका पश्चिम बंगाल हो गया, और कौन सा हो गया? अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है। मद्रास की अगर हम बात करें भाई, तमिलनाडु पुडुचेरी। मद्रास की बात करें, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक है। अब अगर बम्बई उच्च न्यायालय की हम बात करें तो महाराष्ट्र, इसके अंदर देखो भाई, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, ठीक है, दमन दीव, ये सब आते। अब केरल के अंदर भैया कौन आता है? केरल और लक्षद्वीप आता है, यहाँ देखो लिखा है ना, ठीक है, केरल और लक्षद्वीप आता है, तो जवाब क्या हो गया इसका? सर, केरल उच्च न्यायालय। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो भैया पूछ लो। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? ओके, अनुवांशिक नहीं है, जेनेटिक नहीं है पूछा गया है, बताइए। भाई जवाब देने में शर्माइए मत, ठीक है, मुझे पता है, आप जवाब देने में शर्माइए मत, लेवल मुझे पता है ना। आइए, बिल्कुल, सी आ रहा है, ओके। बेटा फिर से, बाशु, फिर से सोच समझ के जवाब दीजिए। अनुवांशिक मैंने पूछा नहीं है, ठीक है, अनुवांशिक नहीं है, बताइए। अरे मेरे भाई, ल्यूकीमिया क्या होता है? ये होता है ब्लड कैंसर। अब ये कैसे होता है? आपकी डब्ल्यूबीसी की अधिकता के कारण होता है मूर्खों, ठीक है, तो क्या जवाब आया? डब्ल्यूबीसी की अधिकता कारण ल्यूकीमिया हो रहा है ना, मतलब कुछ भी। अरे सुदर्शन, आप भाई बताइए, आप तो भाई तब आएंगे जब कोई आपका साथी आएगा, आप तो अपने से आ ही नहीं सकते, क्योंकि भाई आप छोटे बच्चे हो ना, जब तक कोई आपको बुलाएगा नहीं तब तक आप आओगे कैसे? आइए, चलिए, गुड आफ्टरनून भाई। प्रतिजन, एंटीजन वह पदार्थ है जो, बताइए। एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच इज, ठीक है बेटा, ये गोल बना के आना छोड़ दो भैया, ठीक है। आइए, बताइए। एंटीजन इज ए सब्सटेंस विच हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। एंटीजन क्या करता है? देखो, आपके शरीर में अगर एंटीजन आएगा, फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे, तो आपका शरीर जो है ना एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा, ठीक है। जवाब बताइए भाई सब लोग, आपका शरीर फिर एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा। अब एंटीबॉडी बनाना अगर शुरू करेगा, इसका मतलब क्या भाई?
इसका मतलब है बिल्कुल प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है, ठीक है, स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। आइए, मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल का जो आनुवांशिकता सिद्धांत था वो किस पे आधारित है? सोमैटिक, एसेक्सुअल, सेक्सुअल या बायोडेवलपमेंट? शुभम जी भाई आप भी जवाब दें, ठीक है भाई। हो सकता है कुछ लोगों को दो तीन क्वेश्चन नहीं आता है तो उनको लगता होगा कि कैसे, मतलब मुझे नहीं आ रहा है, मुझे तो आना चाहिए था सब। तो भाई ये वाला मत रखना, मेरी क्लास में तो खास कर मत रखना, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे मेरी क्लास में, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। बिल्कुल सर, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आइए, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पराक्सीसोम में, बताइए। अरे अंकित बेटा, हेलो अंकित, आजकल तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी दोस्त नहीं आ रही है, क्या बात है? आइए, वासु, सुदर्शन, डॉली सबकी दोस्त होगी वो। आइए, बिल्कुल याद रखिएगा सर, क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल। अच्छा हाँ, अब याद रखिएगा डीएनए देखिए तीन जगह पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है, उसके बाद आपके न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट में, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। भाई अब हम कैसे बताएं बासु बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि समझदार बच्चों की बातें हमसे नहीं, ठीक है, समझदार बच्चे जो हैं उनको कुछ मत बोलिए आप, वो समय के हिसाब से अपने आप, ठीक है, वो अपने आप जो है बेटा क्या करेंगे पता है? देखिए क्या होता है, इंसान, कुछ लोग मान लीजिए सीख से सीखते हैं, कुछ लोग ठोकर से सीखते हैं, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए कि आप ठोकर से सीखेंगे या किसी के समझाने से सीख जाएंगे, ठीक है, वो आपके लिए है बस। आइए, किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? बताइए, किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? बताओ भैया। सन मैं बता देता हूँ, बाकी आप थोड़ा सा आंसर देने का प्रयास करिएगा। 1800, ठीक है, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है, ये याद रखिएगा, आपके लॉर्ड वेलेस्ली थे। एम एन रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। एम ए रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, बताइए। बताइए भाई। चलिए, तो सर अक्टूबर 1920, कुछ भी जवाब दोगे बेटा, मुझे पता है बहुत होशियार हो तुम लोग, ठीक है। ताशकंद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी भाई मेरे, ठीक है, ये याद रखिए, गलत मत करिएगा, ठीक है। अब वो अलग बात है कि 1925 में अधिकांश समूह आपके कहाँ मिले थे, कानपुर में मिले थे, वो अलग बात है। और इन्होंने एक अखिल भारतीय स्तर पर संगठन कायम किया था, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रखा गया था, ठीक है। जैसे ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ना, जब 1925 में कानपुर मिलते हैं तो एक बहुत ही व्यापक संगठन भारतीय स्तर पर शुरू करते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसका नाम रखते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ताशकंद की बात आपसे पूछी गई थी, तो ताशकंद की बात जैसे ही आएगा आपको तुरंत याद आना चाहिए, ठीक है। आइए, हाँ, वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी है?
कोई बात नहीं भाई। भाई चिराग जो है जिंदा होगा। चिराग तो भाई है ना अभी। नाम है तो भाई चिराग होगा अभी। ठीक है, बताइए। बेटा अंकित, ये क्या बनाए हो भाई? इसका तो जवाब तो ऐसा नहीं, जयप्रकाश नारायण जी को आप ऐसा लिख रहे हो क्या भाई? ठीक है, आइए। बिल्कुल जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी है। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 8 जनवरी 1928, 8 नवंबर 1927, 3 दिसंबर 1928, 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताओ। बता दो भैया। आपने सुना होगा साइमन गोबैक। साइमन गोबैक के बारे में आप जानते होंगे। बताओ। ये 1928 में जाके बम्बई पहुंचता है। जल्दी से नाम बताइए। डेट मतलब एग्जैक्ट बताइए आप। अच्छा, ओके सर जी वाला है, ओके। जय हिंद भैया, जय हिंद। बहुत बहुत जय हिंद आप सभी को। आइए। 3 फरवरी 1928। निम्न में से किस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था? बताइए। भारत नौजवान सभा, अभिनव भारत, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, गदर पार्टी। बताइए। बिल्कुल सर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, सी नंबर। ठीक है, चलिए आइए। 1924 में भाई आपको पता है क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन होता है। ठीक है, और किसका? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया जाता है। ठीक है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इनको भाई बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, तो अब आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई आपके गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, लेकिन आप हमेशा ये लगाइएगा कि बारदोली की महिलाओं। अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों आ जाए तो दोनों को साथ लेके चलिएगा। ठीक है, क्योंकि भाई मेरा काम है आपको एकदम रूबरू करवाना। अगर आप नहीं इससे वाकिफ रहेंगे तो आप गलत कर देंगे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क बोला जाता है इनको। भारत का बिस्मार्क। ठीक है, क्लियर। चलिए, क्लियर है, आइए। अरे बेटा तेज राम बाबू, हाँ अब तुमने जवाब दिया। ठीक है, बिल्कुल भैया, राधे राधे। चलिए, ठीक है, आइए। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके महासचिव कौन चुने गए थे? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, इसके महासचिव चुने गए थे आचार्य नरेंद्र देव, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। आप ध्यान से सुनिएगा, महासचिव पूछा गया है। यहाँ काफी बच्चे गलत करेंगे। आपसे महासचिव पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, आइए। आप कहाँ गलत करोगे वो भी बता दूं। ये जो अध्यक्ष की बात होती है तो आपके कौन चुने गए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात है। लेकिन आपसे महासचिव पूछे तो एनजी रंगा आप लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप गलत कर देते हैं। क्लियर। चलिए। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था? चंपारण, खेड़ा, असहयोग या अहमदाबाद में? बताओ भाई।
बताओ भाई। CRR सोच समझ के भाई कुछ भी मतलब जवाब दे देते हो ना, कुछ भी जवाब दे देते हो भाई। अहमदाबाद मिल हड़ताल था मेरे भैया, ठीक है, पूछा गया है राजनीतिक हथियार के रूप में अहमदाबाद मिल हड़ताल था, ठीक है। वो तो चंपारण भाई, वो गए थे 1917 में, आपके जो है राजकुमार शुक्ल जो लेके गए थे, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। लेकिन आपसे पता है अहमदाबाद मिल की जो बात है, जो प्लेग बोनस था उसको लेकर ये विवाद था, जो प्लेग फैला था, ठीक है, उसको लेकर ये विवाद था कि भाई बोनस तो दो भाई, ठीक है। 1918 में ये आपका आंदोलन था, ठीक है। आइए, मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? बताइए, मंगल पांडे निम्न में से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? बताओ भाई। बताओ भाई। बिल्कुल। कोई बात नहीं, एक बार गलत करिए, ठीक है, दोबारा अगर कभी ये क्वेश्चन मैं कराऊं तो गलत नहीं होने चाहिए भाई, बस एक ही छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, दोबारा कभी नहीं गलत होना चाहिए, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा सर, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर। ठीक है, आइए। ब्रह्म समाज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ब्रह्म समाज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह मूर्ति पूजा का विरोधी था, यह अनेक धर्मों का समन्वय था, यह मानव अस्तित्व पर बल प्रदान करता था? बताइए। तो भाई, ब्रह्म समाज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आइए। यह मूर्ति पूजा का विरोधी था, अच्छा। यह अनेक धर्मों का समन्वय था, यह मानव अस्तित्व पर बल प्रदान करता था। तो बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा सही है। औरंगजेब ने औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? बताइए, किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? आइए। आइए। हिंट के लिए बता दूं, पुरंदर की संधि 1665। अगर हिंट के लिए बता दूं तो 1665 याद रख लेना, पुरंदर की संधि से, ठीक है, पुरंदर की संधि। बताओ भाई। भाई कौन था ये? बी आ रहा है कुछ लोग का जवाब, अरे सोच समझ के दो भाई, ऐसे नहीं गलती करो। बताइए। मान सिंह तो कभी गलती से मत लगा देना भाई। मान सिंह को तो मनसब दी गई थी 7,000 की, ठीक है, भगवान सिंह को 5,000 की मनसब, ठीक है, ये गलत नहीं, ये जय सिंह थे, ठीक है। आइए, कछवाहा के राजा थे ये जय सिंह, ठीक है। चलिए, और पुरंदर की संधि हुई थी 1665 की, याद रखिएगा। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बताइए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बताइए, वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला या स्वर्णगिरी? बताओ भाई। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बताइए। बिल्कुल सर, तक्षशिला भेजा था। मौर्य काल में नियुक्त अधिकारी रज्जुक का क्या कार्य था? रज्जुक क्या कार्य करता था? बताइए। चलिए, और ये वर्णन कहाँ मिलता है, बता सकते हो? रज्जुक नाम का ये,
इनके चौथे शिलालेख में मिलता है, अभिलेख में लिख लो, चौथे अभिलेख में ये आपको वर्णन देखने को इनका मिलता है। ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात करें, रज्जुक मतलब क्या होते थे भाई? जैसे अगर प्रेजेंट की बात करें ना, तो जो जिलाधिकारी होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है। अगर प्रेजेंट से हम कंपेरिजन करें तो जो जिलाधिकारी होते हैं उनको बोल दिया जाता है। सी इसने नहीं, जय सिंह तो नहीं, हाँ आइए, जन्म संवाद आइए, चलिए। तो न्याय न्याय एवं राजस्व संग्रह, ठीक है, बिल्कुल तेज राम। और बाकी लोग तो भी सोच रहे हैं भाई कि मतलब सही है कि गलत। भाई कैसे काम चलेगा यार? ये क्वेश्चंस तो मैं कराया भी हूँ आपको। अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया? बताइए, विच रूलर मर्ज्ड अंग टू मगध? बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु और शिशुनाग। बताइए, अंग को मगध में किस शासक ने मिलाया था? बिंदुसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग। चलिए, बिल्कुल सर, बिंबिसार ने मिलाया था। आपके बिंबिसार ने मिलाया था, ठीक है। किसको किसको पराजित कर? ब्रह्मदत्त को पराजित कर। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीन भागों में बटा हुआ है? बताओ भाई, तीन भागों में बटा हुआ हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर है? बताइए। आइए। वो तीन भाग कौन से हैं? बेटा एसपीजी, बेटा मेरे जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके सभी एग्जाम के लिए होते हैं, क्योंकि बेटा देखो, जीके जीएस ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस में कुछ अलग पूछ देगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो वही रहेंगे। ठीक है। यूपी पुलिस में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक आपके यूपी पुलिस के अंतर्गत है, क्योंकि ये आपके प्राचीन भारत का इतिहास है। ये जो टॉपिक मैं अभी ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो याद रखिएगा, गढ़ी, मध्यनगर और आपका निचला नगर, इन तीन भाग में बांटा गया था। वो कौन सा भाग था? तो ये ध्यान दीजिएगा सर, ये धौलावीरा था। ठीक है, गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर, ये तीन भागों में बांटा गया था। लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? बताइए, लेप्चा। इनको एक और नाम भी दिया जाता है, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, रोंग इनका नाम, इनका एक और नाम है जिनका नाम है रोंग। वो मत लगा देना, रोंग है बेटा, ठीक है, रोंग। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, सिक्किम। सहयाद्री के नाम से जाना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, दक्कन या पूर्वी हिमालय? बताइए भाई। आपको पता है महाराष्ट्र, गोवा और ये जो आपका कर्नाटक वाला जो भाग है, इसी को हम बोलते हैं सहयाद्री। तो ये किस तरफ है सर? ये आपके पश्चिमी घाट की तरफ है। तो सीधे लगा दीजिए पश्चिमी घाट। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं सटती है? बताइए, पाकिस्तान से नहीं सटती है। बताइए, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। बताओ भाई, सोच समझ के बताना, जवाब वैसे आपको मिल जाएगा। देखो, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, आपको लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, लेकिन कौन सी नहीं है सर? हरियाणा नहीं है कहीं से। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में होकर नहीं बहती? किस देश में होकर नहीं बहती है? ये थोड़ा सा भाई आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको तैयार करनी पड़ेगी।
ठीक है, ऐसा टेंशन मत लो, एक आध क्वेश्चन ऐसे आती हैं आपके पेपर में, ठीक है। बताइए। ये दक्षिण अफ्रीका की बेसिकली बहुत ही, जैसे ना कहते हैं ना, दक्षिण भाग में ये बहती है। चलिए आइए, ये कहाँ से निकलती है, पता है किसी को? विक्टोरिया झील से निकल कर कहाँ पे, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। जल्दी से बताइए सर, ये दक्षिण अफ्रीका हो गया। पारामारिबो निम्न में से किस देश की राजधानी है? बटे भैया, पारामारिबो, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। तो हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो भैया आपको छोड़ने भी होते हैं। ऐसा नहीं जरूरी है कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सब आप जो है मतलब एकदम करके ही आइए तभी बहादुरी है। ठीक है, बताइए। अब ये तो भाई आपको अगर आता है तो ठीक है, तो तुक्का ऐसे क्वेश्चन नहीं मारा जाता। ठीक है, आइए। सूरी नाम, याद रखिएगा। अच्छा सर, अगर यूरोको की बात करें तो मॉन्टो, मॉन्टेवीडियो, ऐसे मतलब जो भी नाम है लिख लीजिएगा। फ्रेंच गुआना, केएन का। ठीक है, कोलंबिया, किसका सर, बोगोटा। ये नाम भाई कुछ है वो याद रख लेता। कौन सी नदी ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है? बताइए भाई, कौन सी नदी ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है? बताओ भाई, ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है। बताइए भाई, कौन सी नदी है, हो सकता है यहाँ तक आप सोच ना सके। बेटा ये तेज राम, तुम्हें भैया रह रहे कि मतलब कोई दौरा वौरा पड़ रहा है क्या? तेज राम भाई, मतलब यार तुम क्लास में जवाब देते 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 थे गुड आफ्टरनून सर, वैसे गुड आफ्टरनून, लेकिन भैया मतलब क्या कोई बात हो गई क्या? आइए, बिल्कुल, ब्राजील एवं पराग्वे, अरे भैया पराना नदी है ये, ठीक है। मतलब जो मतलब सुनने वाला नाम हो, जैसे अमेजन, तो अमेजन मार दिया करो ना बेटा। बहुत सही। आइए, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा, बर्नौली की द्रव्य गति की। बताइए। बताइए। बताओ भाई। भैया देखो, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ठीक है भाई, लेकिन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे भी तो, इसीलिए तो उसका गतिज ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। ऑडियोमीटर, फोटोमीटर, पिक्नोमीटर, पायरो हेलियोमीटर, जल्दी से बताना भैया। ऑक्सीजन कंफ्यूजन वाले। अंकित बेटा, अगर रोज तुम्हें आसान क्वेश्चन ही देंगे तो कभी ऐसा समय आएगा क्या कि जब तुम टफ वाले करोगे? हमारे पास तो जानते हो टफ वालों की भी सीरीज है, लेकिन वो नहीं कर पाओगे, इसीलिए नहीं लाते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है, तो सुबह वाली क्लास में करा सकते हैं, 11 बजे वाली। अच्छा, हिंदी में चलो बेटा। ऑडियोमीटर, ठीक है, सोलर रेडिएशंस। फोटोमीटर, साउंड इंटेंसिटी। पिक्नोमीटर, लाइट इंटेंसिटी। पायरोहेलियोमीटर, आपके जो है लिक्विड के जो लिक्विड आपके होते हैं, ठीक है, उनके जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी से संबंधित। बताइए, अब तो बता लो भाई। हिंदी इंग्लिश भी मैंने बोल दिया। आइए।
ऑडियोमीटर आपको पता है ध्वनि की तीव्रता से संबंधित है। फोटोमीटर सभी को पता है प्रकाश की तीव्रता से। पिक्नोमीटर किससे संबंधित है भाई? आपके तरल पदार्थों के। और पायरोहेलियोमीटर आपके सौर विकिरण से। पायरोहेलियोमीटर आपके सौर विकिरण से। ठीक है, आइए। गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं भाई? अब बताओ, आपसे ये भी पूछा जा रहा है कैसे गिरती है। अरे भाई कैसे गिरेंगी, मतलब अच्छे से गिरेंगी, चोट वोट ना लगे, क्यों भाई? बताइए। बिल्कुल, एक समान त्वरण के साथ, एक समान त्वरण के साथ गिरती है। ठीक है। और कैसा शेप बनाती हैं? स्फेरिकल बनाने का ये प्रयास करती है। ठीक है, आइए। संवेग मोमेंटम की इकाई क्या होती है भाई मेरे? P इज इक्वल टू एम इंटू भी। ठीक है, किलोग्राम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। भाई केजी मीटर प्रति सेकेंड है कहीं पे? तो भाई बताओ, केजी मीटर। नहीं नहीं भाई, बढ़िया बेटा। बासु वो वाली मछली खा रही हो क्या? फ्राइड वाली, बढ़िया एकदम। क्योंकि आपकी तरफ तो उधर बहुत ज्यादा होती है सब। चलिए बताइए भाई, केजी मीटर प्रति सेकेंड या क्या होगा? जल्दी से जवाब बताइए, हमारे होनहार बच्चों जवाब दो। बिल्कुल सर, आपने लिखा है तो भाई वही होगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आज का सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान और सबसे बढ़िया क्वेश्चन। बताओ ये। भैया अब हमको पता ही है कि तुमको फ्राइड मछली खाना रहता है। भैया आज से थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को आज से थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं बेटा। चलिए, बिल्कुल सर, ये आपका क्या है? एसिटिक एसिड है। ठीक है। अच्छा, साइट्रिक आपके खट्टे फलों में। ठीक है। लैक्टिक आपके दूध में। टार्टेरिक इमली में। आगे बढ़े। चलिए, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले जो हाइपो सॉल्यूशंस होते हैं उनका क्या नाम होता है? जो हाइपो सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है वो क्या नाम होता है उसका? बढ़िया है भाई आप लोग का। ठीक है, हमको तो आज तक स्वाद ही नहीं पता है। आइए, बिल्कुल। भाई मैंने क्या पूछा है आपसे? हाइपो सॉल्यूशन पूछा ना। जब हाइपो सॉल्यूशन पूछ रहे हैं तो आप लोग कंपाउंड का नाम क्यों बता दे रहे हो भाई? मैं अगर आपसे हाइपो पूछूं तो सोडियम थायोसल्फेट होगा मेरे भैया। हाइपो सॉल्यूशन सोडियम थायोसल्फेट होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, बताइए। आपको पता है दवा के रूप में भी इसका उपयोग करते हो? कब? जब विष रोगी की क्या करते हो, जो विष वाले होते हैं उनके जो रोग के उपचार में आप जो करते हो ना, ये सोडियम थायोसल्फेट का ही इस्तेमाल करते हो। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलते हैं? बता, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है भाई? अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कार्य क्या होता है? जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है, उसी विद्युत ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? बदल देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ये काम होता है। दहन कंबस्शन क्या है भाई? एक रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। अब देखो, दहन की बात है भाई तो ऊष्माक्षेपी का तो मतलब मैं बोलूंगा, जल्दी से बताइए पहले फिर बताता हूँ। बताइए। दीजिए, एक बढ़िया से बात बताएंगे, देखो। दो चीज समझिएगा। ऊष्माक्षेपी को बेसिकली यहाँ जो लिखा गया है ना, इसको आप लिख लो एक्सोथर्मिक।
इसको बेटा शुद्ध जो इसको बोलते हैं ना एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। एंडो में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एंडो में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, एक्सो में रिलीज तो हो रही है ना भाई, एक्सो में आपकी रिलीज तो हो ही रही है, तो जब रिलीज हो रही है तो ये तो सही है। रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल होती है। और आपका बचा सर डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है। नेटवर्क ऊपर नीचे हो गया था भाई, अभी सही है क्या? ऑक्सीडेशन की वजह से आपका कंबशन भी हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा। आइए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है जब, बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है जब, बताओ। 3:30 बजे भी आपकी क्लास होगी। ठीक है, 3:30 बजे भी आपकी क्लास होगी, तो भाई क्लास तो करिएगा। बताओ, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है कब, किधर, कैसे? ठीक है, बताओ। भाई जब आप दाएं से बाएं की ओर जाते हो, जब आप दाएं से बाएं की ओर जाते हो तब आपको बढ़ती हुई दिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड आंख बंद करके लगा देना, कृत्रिम वर्षा का उपयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अच्छा, अब आया ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो अब क्या करोगे सर, जब उपयुक्त सभी आ गया तो उस केस में आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा। आप ड्राई आइस का भी प्रयोग करते हो, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मेरी बात, हाँ देखिए, ऑप्शन में आपके उपयुक्त सभी दिया है, और जब ऐसा केस आए तो आपको ये तो पता है कि ड्राई आइस का भी प्रयोग करते हैं और सिल्वर आयोडाइड का भी करते हैं। ड्राई आइस का जो करते हैं, इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग को भी अफेक्ट करता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। तो दो हो गया। अब रही बात सर सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल सर इसका भी आप प्रयोग करते हैं सिल्वर आयोडाइड के साथ। तो जवाब तो भाई हो गया उपयुक्त सभी। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो उपयुक्त सभी लेके जाइएगा, लेकिन इन दो का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपके सूखी बर्फ मतलब ड्राई आइस को। सर्प विषरोधी सुई किसका एक यौगिक तत्व है, जो सर्प विषरोधी सुई होती है? बताइए। आपने एक नाम सुना होगा, ऑरिक क्लोराइड की बनी होती है। ऑरिक क्लोराइड मतलब सर ये स्वर्ण यौगिक होती है। ठीक है, आइए, फॉर्मूला भी लिखना होगा क्या, लिख लो भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? ओके, निम्न में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्गठन निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी, व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। बताइए। बताइए। अब इसको कहोगे सर इसको क्या कहते हैं, भाई ये देखो ना नीचे लिखा हुआ GATT, इसी को गैट कहते हैं। ठीक है, इसी को GATT कैट कहा जाता है। क्लियर है, बढ़े आगे। चलो, रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य होता है? रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति, रुपए के मूल्य का बाजार द्वारा निर्धारण, रुपए के बदले सोना की प्राप्ति, रुपए के मूल्य का सरकार द्वारा निर्धारण। बताइए।
बताइए। बताइए। बिल्कुल, रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तनीयता करने हेतु अनुमति। ऑप्शन नंबर ए। हाँ। कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए, कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? अच्छा। अरे बीच में काफी धुरंधर बच्चे भी आए थे, तेजराम आए थे, गुड आफ्टरनून बार बार कह रहे थे। और भाई, ठीक है। चलिए बताइए। बताओ भाई। शुभम थे। चलिए बताइए भाई। कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? भाई तमिलनाडु में। ये याद रखिएगा। ठीक है। तिरुनेलवेली जिले में है। निम्न में से किस देश की मुद्रा नेगुलत्रम है? किस देश की मुद्रा नेगुलत्रम है? बताइए। चलिए सर, ये भूटान की है। ठीक है। नगलत्रम। मालदीव की बात करते हैं कि भैया इसका एकदम खतरनाक नाम है रूफिया। ठीक है। सेशेल्स की बात करते हैं तो रुपया। ठीक है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो सर ये टका। ठीक है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? बताओ भाई, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? बताओ भाई। देखो, राष्ट्रीयकरण तो सभी को पता है। 1 जनवरी 1935 उनचास कहाँ गया भाई? 1 जनवरी 1949 को इसकी स्थापना की गई थी, मतलब सॉरी, राष्ट्रीयकरण किया गया था। जब इसके स्थापना की बात आती है तो 1935 याद रखिएगा। ठीक है, वो भी 1 अप्रैल याद रखिएगा। ठीक है। तो जब स्थापना की बात आएगी 1 अप्रैल 1935, लेकिन जब राष्ट्रीयकरण की बात आएगी 1 जनवरी 1949 आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्थापना 1935। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज, सिंधु, काली, तीस्ता, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। बताइए। बताइए। कुमायूं हिमालय की बात पूछी जा रही है। हाँ, सुदर्शन भी गायब। वो सुदर्शन नहीं आए ना, क्योंकि भाई हो सकता है उनके उनके साथ का गायब हो सभी। ठीक है, क्योंकि साथ जीने मरने की कस्में खाए हैं ना। तो जब एक नहीं आएगा तो दूसरा कैसे आ जाएगा? आइए बताइए। तो साथ जीने मरने वाली जो कसम होती है भाई, बड़ी खतरनाक होती है। आइए। वो इंसान ऐसे खाता रहता है एक दूसरे के साथ। आइए, सतलज एवं काली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? गंगा, नर्मदा, कावेरी और लूनी। ठीक है, लैंड लॉक्ड जिसे कहते हैं। बताइए भाई। ठीक है, बिल्कुल सर, ये लूनी है। याद रखिए। ये है आपका पहला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसके सदस्य होते हैं, ये पूछा गया है। बताइए भाई। क्वेश्चन देखो, बड़े अच्छे अच्छे हैं। क्वेश्चन को आराम से बिल्कुल धैर्य के साथ सॉल्व करिए।
सारे क्वेश्चंस बनेंगे, अच्छे से होंगे, ठीक है। देखिए, तो आपको पता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। महाभियोग अगर राष्ट्रपति पे चलाना है तो कम से कम कितने दिन पहले उसको बताना होगा। और आर्टिकल सभी को पता है कि भैया 61 में ये बात है, ठीक है। ये सभी को पता होगा कि भैया महाभियोग आर्टिकल 61 में बोला गया है। बताइए, बताओ। ठीक है, बिल्कुल, तो याद रखिएगा सर, आपके 14 दिन। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताइए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। बिल्कुल याद रखिएगा, अनुच्छेद 22 में वर्णित है। प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शदात्री समिति, सलाहकार निकाय या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक, क्या है भाई, बताओ भैया। बताइए, बताओ। चलिए, बिल्कुल ये याद रखिएगा सर, ब्लॉक पंचायत समिति क्या है सर, प्रशासनिक प्राधिकरण है, ठीक है। प्रशासनिक प्राधिकरण जिसमें आपको 243 के कम ये व्याख्या आपको देखने को मिल जाती है। किससे, ग्राम सभा का वर्णन की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपसे इसी बात हो रही है। तो 243 के कम में ग्राम सभा का ये वर्णन किया गया है। आवाज आ रही है ना क्लियर भाई। नेक्स्ट, वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। बताइए, वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। बताओ भाई। बताओ। चलिए, बिल्कुल सर, ये 2 माह, अच्छा मैंने नहीं बताया क्या, वेट, ये 2 माह। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है। मौलिक अधिकार में संशोधन की जो शक्ति है वो किसके पास है। तो भाई सिंपल सी बात है कि सर पहले मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं, भाग 3 में है, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर में, ठीक है। अगर हम इनसे संबंधित कुछ और बातें करेंगे तो भाई आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक ये बातें की गई हैं। तो किसके ऊपर है भैया, ये संसद के हाथ है। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। बताइए, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। मेघालय का, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का या त्रिपुरा का। बताओ। बताइए मेरे भाई। मुझे पता है आप सभी थक जाते होंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी बैक टू बैक 4 क्लासेस होती हैं, ठीक है। बट कोई नहीं, क्लास करेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, फायदा ही होगा आपका, ठीक है। बिल्कुल, ये आपकी क्या है,
मिजोरम है। ठीक है, और सभी बच्चे के लिए वो चारों क्लास करना पॉसिबल भी नहीं होता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? बताइए भाई, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? ये पूछा गया आपसे, बताइए। बताइए भाई, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? बताइए। बिल्कुल सर, ये दक्षिणी और छोटे अंडमान के बीच में स्थित है। ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? बताइए। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? बताइए। 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 बताओ भाई, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा? अरे भाई मेरे, माना दर्रा है। कौन सा है भैया? ये माना दर्रा है। ठीक है। आइए। अच्छा, मैंग्रोव किसे कहा जाता है भैया? आम के पेड़ का उद्यान, या मानव निर्मित वन, लवण कच्छ का, आपके प्राकृतिक वन, या एक प्रकार का पशु? मैंग्रोव क्या होता है भाई मेरे? बताइए। भाई मैंग्रोव होता है लवण कक्ष का प्राकृतिक वन। ठीक है। आइए। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? ओके। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं? बताइए। कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, या गोसाईनाथ? बताइए भाई। बिल्कुल याद रखिएगा सर, ये गोसाईनाथ है। सर ये गोसाईनाथ है। ठीक है। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? बताइएगा, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? चिनाब, संधू, कावेरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ। बोलो भाई। चलो। बिल्कुल, मानस आपकी भैया इनमें से किसी की भी सहायक नदी नहीं है। अरे भाई ऐसा क्यों कह रहे हो सर? ठीक है। चलिए, तो किसकी है भैया? ये ब्रह्मपुत्र। क्या हो गया भाई? जवाब हाँ आ रहा है। चलिए, ठीक है। मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक और असम से होकर बहती है, तो मतलब इनमें से किसी की नहीं है। मतलब किसकी होगी सर? ब्रह्मपुत्र की होगी। ठीक है। चितवन घाटी किस देश में स्थित है? बताइए। बताइए। बोलो भैया, चितवन घाटी। अरे सर ये नेपाल में स्थित है। आप फटाफट करते हैं क्वेश्चन। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलस डिजर्ट इन द वर्ल्ड? बताइए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? चलिए ठीक है, बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला सब थार है।
बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी भाई, या किस वर्ष की गई थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना? 1336, 1340, 1342, 1347, बताइए बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, बिल्कुल सर, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में की गई थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 28, 30, 32 और 36, बताइए चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? बताइए। बताओ। बिल्कुल, आपके भैया 1532 में। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? बताइए अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी भाई? मांडू, गढ़मंडला, चित्तौड़गढ़ या हल्दी घाटी? बताओ भैया। बिल्कुल सर, गढ़मंडला की थी। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? भरूच, सूरत, कालीकट और विशाखापट्टनम? बताइए मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता था? बिल्कुल याद रखिएगा, ये सूरत को कहा जाता था। ठीक है, आइए। किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? बताइए किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है भाई? ठीक है, कोलबर्ट थी। ठीक है, कोलबर्ट। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था भाई? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? बताइए भाई। बिल्कुल, ये वॉरेन हेस्टिंग थे आपके। ये आपके वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है। 1857 के क्रांति में भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या सर्वाधिक थी कहां से? बताइएगा। बंगाल, बिहार, दिल्ली या अवध? चलिए बताइएगा। बताओ भाई कहाँ से सबसे अधिक थी, ये आपसे पूछा गया है तो आप ध्यान दीजिएगा सर, अवध से। किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? बताइए। बताओ भाई। बताइए। बिल्कुल, बुर्ज हूँ। ठीक है, आइए। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है भाई? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, मतलब टोटल आपके 20। ठीक है, टोटल कितने हो गए भाई? 20। कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? बताइए कोशिका के मूल घटक में कौन शामिल है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या उपयुक्त सभी? कौन शामिल है भाई? भाई कोशिका झिल्ली होती ही है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं।
साइटोप्लाज्म होता है, ये केंद्रक होता है। तो उपयुक्त सभी हो गया, ठीक है। रिकेट्स एक बीमारी है भाई, जाहिर सी बात है सर, हड्डियों की बीमारी है और ये बच्चों में देखने को मिलती है। किसकी कमी के कारण? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, विटामिन डी, ठीक है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, बताओ। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। बताओ, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, बताओ भाई। अरे भाई, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाकर। भाई जाहिर सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया भैया, आप एनर्जी पॉइंट ऑफ द सेल कहते हैं। सेल में सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, एनर्जी बन रही है, ठीक है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, चावल, दाल, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बताओ भाई। चलो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे अच्छे क्वेश्चन में ही हम काउंट कर लेते हैं। बिल्कुल भाई, अच्छा मैंने बताया नहीं क्या, प्रोटीन नहीं पाया जाता चावल, इसमें ये स्टार्च पाए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है भाई। घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़। भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले उठाते हैं भाई घास को। घास भैया, घास पे कीट बैठे, ग्रास हॉपर, इसको मेढक खा रहा है, मेढक को आपका स्नेक खाता है, स्नेक को आपका, ठीक है, ये आपका हो गया गरुड़, ईगल। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सही। बताओ भाई, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सही, सभी को पता है, CO2 का। किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? भाई, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? सिंपल सी बात है भाई, एटॉमिक मास यूनिट में। बिल्कुल, एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त किया जाता है। गन मेटल किसका मिश्रण है? बताइए, गन मेटल किसका मिश्रण है भाई? आइए, तांबा जस्ता, तांबा टिन, तांबा सीसा, तांबा जस्ता और टिन का। बिल्कुल सर, कॉपर, जिंक और टिन का। ऑप्शन नंबर डी। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? बताइए, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति जो तेल होते हैं वह वसा में कन्वर्ट किए जाते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, बताइएगा। आसान क्वेश्चन है, मतलब हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, फैट बनाया जाता है, ठीक है। तो सर ये आपका निकिल है, ठीक है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है भैया? एक फूटा हुआ कांच क्यों जगमगाता है, ये भी बता सकते हैं आप, ठीक है। बताओ भाई, ठीक है। बताइए, ऐसा क्यों देखने को मिलता है यार? बड़ी अच्छी फिनोमिना है सर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ठीक है। परावर्तन बेसिकली होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं बेटा इसको।
जिसे TIR का नाम दिया जाता है, बड़ा प्यारा नाम है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? बताए भाई। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो सर अवतल लेंस के बराबर ये व्यवहार करता है। अवतल माने कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव किसमें यूज होता है भाई? आपके मायोपिया में इस्तेमाल किया जाता है, निकट दृष्टि दोष में। ताप बढ़ाने से गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? ताप बढ़ाने पर विस्कोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ जाएगा? सर विस्कोसिटी आपकी बढ़ती है, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। क्यूसेक से क्या मापा जाता है भाई मेरे? बताइए भाई, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? बताइए, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? अरे भाई, उपयुक्त में से कोई नहीं सर, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ठीक है, जल की जो बहाव दर है वो मापी जाती है बेटा, ठीक है। जल की जो बहाव की दर है, ठीक है, जल की जो बहाव की दर है वो मापी जाती है। ताप के निम्न में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है भाई? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। बताइए। बताइए भैया, देखो सिंपल सी बात है, केल्विन को कैसे लेके जा सकते हो? ठीक है, नहीं लेके जा सकते, ठीक है। एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर भाई आपके देख रहे हो यहाँ पे ह्यूमिडिटी के लिए। बैरोग्राफ भैया वायुमंडलीय दाब के लिए। सिस्मोग्राफ इसके लिए। एनीमोमीटर वायु का वेग, मतलब ए का 3, बी का पहला, ए का 3 और बी का पहला। ऑप्शन नंबर डी देखो, दिख रहा है बेटा। सी का देखो दूसरा और डी का चौथा। वेरी गुड। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? बताओ भाई, कीमत निर्धारण किसके द्वारा की जाती है? भाई सिंपल सी बात है, पूंजीवादी भाई आपके डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड है, सीधी सीधी बात, ठीक है भाई। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। सही। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? बिल्कुल सर, दूसरी प्रांत। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन से आपके पेपर में एकदम मतलब सीधे छप जाते हैं भाई, सीधे छपते हैं बेटा ऐसे प्रश्न आपके पेपर में। भाई जवाब देना बच्चा। बताओ भाई, 14 बैंकों का कब हुआ था? बताओ भाई। 14 बैंकों का सर 1969 में किया गया था। उसके बाद आपको याद होगा 1980 में भी कुछ किया गया था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? बताइए, जैव विविधता का जो संरक्षण होता है वो किसके लिए आवश्यक होता है? बताइए।
भाई देखो, वन्य जीव की सुरक्षा के लिए तो होता ही है, पारिस्थितिकी तंत्र की भी सुरक्षा के लिए होता है, और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए, मतलब सर तीनों के लिए आपको ये देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से ग्रेट स्लेव झील, ठीक है, निम्नलिखित में से ग्रेट स्लैव झील स्थित है यूएसए, केन्या, चीन, कनाडा। द ग्रेट स्लैव लेक इज लोकेटेड अमंग द फॉलोइंग। बताइए। बताओ भाई। बिल्कुल सर, ये कनाडा में। श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं भाई? ऑक्सीजन का वहन नहीं सर, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन नहीं सर, हाँ रक्त का थक्का बनाना नहीं है, तो प्लेटलेट्स का काम होता है सर, रोगाणुओं का विनाश। बिल्कुल, आपके रोगाणुओं का विनाश जो होता है बेटा, वो इनकी देन होती है। ठीक है, मतलब आपकी ये फाइट अगेंस्ट डिजीजेस कह लो, ठीक है, बैक्टीरिया जर्म्स इनसे ये लड़ते हैं। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? भाई ये सब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पेपर में आपके छपने वाले, जैसे कहते हैं ना, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? आइए। बिल्कुल भाई, ये खानवा का युद्ध में, ठीक है, ये खानवा के युद्ध में इन्होंने धारण की थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ? बताइए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड वेलेस्ली। बताइए। बिल्कुल याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। बिल्कुल लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? बताओ भाई, अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी किस बौद्ध संगीति के दौरान? बताइए। बताइए। ठीक है, बताइए। सर ये तृतीय बौद्ध संगीति थी। ठीक है, ये आपकी तृतीय बौद्ध संगीति थी सर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है? क्रिस्प मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। बताइए। बताओ भाई, बड़े अच्छे क्वेश्चन है ये। बताओ भाई। बताओ। अगस्त प्रस्ताव की चलिए बात करते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940। ठीक है। ओके। व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 की कहानी है। क्रिस्प मिशन सभी को पता है, मार्च 1942 की कहानी है। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 की कहानी है। अब थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा आप। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है दो, फिर आता है चार, तो दो चार का ऑप्शन एक ही जगह दो जगह बन रहा है, अच्छा ठीक है। फिर आता है आपका मार्च, आता है मतलब एक, ऑप्शन नंबर देखिए ये बन गया आपका। ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, और अंत तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये सभी जानते हो। ठीक है, अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश, जिसे कहते हैं बेटा मेरा गुलामों का गुलाम। ठीक है, गुलामों का गुलाम बोला जाता है इसे। ठीक है। निम्नलिखित में कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? बताइए, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था। बताइए। बताओ भाई।
बिल्कुल सर, ये जॉन लॉरेंस थे आपके, ठीक है, बिल्कुल। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चंस, ठीक है, मजा आया होगा, ठीक है, क्वेश्चंस तैयार करते रहो भाई, ठीक है, जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल, सभी को धन्यवाद, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल आइकन तो जरूर दबाइए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, बाकी लाइक एंड शेयर आप सभी करते रहिए एक जबरदस्त तरीके से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल, मस्त रहो, मजे में रहो, खूब खुश रहिए, थैंक यू।